हेलो दोस्तों, वेलकम टू देव इंस्टीट्यूट। हमने पिछली बार कवर किया था कौन सा जिला आपका, ओ सॉरी, कौन सा राज्य आपका, पंजाब। ठीक है। आज जो हम राज्य कवर करने वाले हैं वो कौन सा है, हमारा बिहार। तो सबसे पहले हम भाई बिहार में देखेंगे कि बिहार के अभी सीएम साहब कौन है। ठीक है। बिहार के जो अभी सीएम है वो कौन है, नीतीश कुमार। ठीक है। बिहार के सीएम है आपके नीतीश नीतीश कुमार। देखो ऐसा है कि नीतीश कुमार, देखो हमें याद करना उससे कोई मतलब नहीं है। नीतीश कुमार जो है ये बहुत फांकने का काम करते हैं। ठीक है, ऐसा करके याद कर लेना कि बिहार में देखना, बिहार के नीतीश कुमार जो है वो क्या करते हैं, बहुत ज्यादा फांकने का काम करते हैं। अगर आप ऐसे याद रखोगे तो सीएम तो हो गए आपके कौन, नीतीश कुमार। और जो आपके गवर्नर हैं, आपके जो गवर्नर है वो हो जाएंगे कौन, फागू चौहान। मैंने बोला ना फांकने का काम करते हैं। कोई इंसान नहीं होता जब बहुत ज्यादा बातें करता है उल्टी सीधी, फांकता रहता है, यहाँ वहाँ की बातें बताता रहता है। ठीक है। तो ये भी बहुत फांकने का काम कर रहा है, ऐसे करके आप याद कर सकते हो। नीतीश कुमार, गवर्नर कौन हो गए, फागू चौहान। ठीक है। अगर मैं बिहार की कैपिटल, अच्छा बिहार में एक चीज और याद रखना, एक पद और है बिहार में जिसको बोलते हैं क्या, डिप्टी सीएम। ठीक है, डिप्टी सीएम। और यहाँ पर अभी जो डिप्टी सीएम है वो कौन है, रेणु देवी। डिप्टी सीएम रेणु देवी। ठीक है। कहीं कहीं किसी किसी राज्यों में आपको डिप्टी सीएम देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर कौन है भाई, डिप्टी सीएम रेणु देवी जी हैं। और बिहार की अगर मैं कैपिटल की बात करता हूँ तो वो कौन सी है, पटना। बिहार की कैपिटल आपको देखने को मिलेगी क्या, पटना। बिहार की एक इम्पोर्टेंट बात यह है, ये बार बार एग्जाम में पूछी जाती है कि बिहार में जनसंख्या घनत्व, क्योंकि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है, बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है ये सबसे ज्यादा हाई है। यहाँ पर आपको एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर 1106 व्यक्ति देखने को मिलेंगे। जनसंख्या घनत्व होता क्या है रियल में, कि एक स्क्वायर किलोमीटर मतलब एक लंबाई हो गई, एक हो गई चौड़ाई, और इसका आप पूरा क्या निकालोगे, एरिया निकालोगे, तो इसमें कितने लोग रहते हैं। तो बिहार में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है, यहाँ पर एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर करीब 1106 लोग रहते हैं। और अगर ये मैक्सिमम है बिहार का, मैक्सिमम में सबसे ज्यादा अगर बिहार में रहते हैं, तो सबसे कम जनसंख्या घनत्व किसका है, आपको ये भी याद रखना है। तो सबसे कम जो जनसंख्या घनत्व है वो किसका है भाई, अरुणाचल प्रदेश का। भारत का सबसे पूर्वी प्रदेश अरुणाचल प्रदेश, जिसका सबसे कम जनसंख्या घनत्व है, और वो कितना है, मात्र 17। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है, 17। ये जो मैं आपको डाटा बता रहा हूं ये 2011 की जनगणना के हिसाब से है। अगर आप 2011 की जनगणना देखोगे तो उसके हिसाब से जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा 1106 बिहार का, और सबसे कम किसका, अरुणाचल प्रदेश का। 2011 की ही जनगणना में एक चीज और निकल कर आई थी कि सबसे ज्यादा साक्षर जिला और सबसे कम साक्षर, सॉरी, सबसे ज्यादा साक्षर प्रदेश और सबसे कम साक्षर प्रदेश। तो जो सबसे कम साक्षर प्रदेश है वो आपका कौन सा है भाई, बिहार। ठीक है, सबसे कम साक्षर है ये, और इसका कितना परसेंटेज है, ये 61.8% साक्षर है। साक्षर का मतलब ऐसा नहीं होता कि 10वीं 12वीं ग्रेजुएट पढ़ लिए, हाँ। गवर्नमेंट के हिसाब से साक्षर का मतलब होता है जिसको किसी एक लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना आता। अगर आपको एक लैंग्वेज को पढ़ना और लिखना आता है तो आप क्या हो, साक्षर हो। ठीक है। तो साक्षर है, और साक्षरता कितनी है, 61.8%, जो कि पूरे देश में सबसे कम है। और सबसे ज्यादा अगर मैं साक्षर की बात कर रहा हूं तो वो कौन सी है भाई, केरल। केरल राज्य सबसे ज्यादा साक्षर जिला है। ठीक है, साक्षर जिला नहीं, सॉरी, प्रदेश, बार बार जिला निकला। सबसे ज्यादा केरल क्या है, सबसे ज्यादा साक्षर है। ये किसके हिसाब से, 2011 की जनगणना के हिसाब से। अगर मैं जनगणना की बात करता हूं, आप पहले इस पे एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं जनगणना की बात करता हूं। ठीक है, सुनिए। अगर मैं आपसे जनगणना की बात करता हूं तो ये पूछा जाता है बार बार एग्जाम में कि सबसे पहली जो जनगणना है ये कब हुई थी। ठीक है, तो आपको इस बात को बहुत अच्छे से याद रखना है कि सबसे पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, 1872 में हुई थी। किसके टाइम पे हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे ये जनगणना हुई थी। ये एक अनियमित जनगणना थी, मतलब पहली जनगणना थी, ऐसे ही करवा दी थी। फिर उसके बाद में आपको कंटिन्यूअसली आपको जनगणना हर 10 साल में होने को देखने, जैसे 2011 की हुई थी, अब होना कब थी, 2021 में। लेकिन ड्यू टू कोरोना रीजन की वजह से 2021 की जनगणना स्थगित हो गई है। अब हो सकता है वो 2022 में हो। ठीक है, तो 1872 में सबसे पहली जनगणना हुई थी, और किसके समय हुई थी, तो लॉर्ड मेयो के टाइम पे हुई थी। फिर उसके बाद में कंटिन्यूअसली जनगणना होती चली गई, और 1881 में 1881 में जो पहली नियमित जनगणना हुई थी
वो हुई थी। और ये किसके टाइम पे हुई थी? ये हुई थी लॉर्ड रिपन के टाइम पे। किसके टाइम पे भाई? लॉर्ड रिपन के टाइम पे। पहली जनगणना आपको याद रखना 1872 की। अगर पहली जनगणना नियमित पूछ ले तो वो कब थी? 1881। उसके बाद में फिर हर 10 साल में जनगणना होती चली गई। ठीक है, अभी जो लास्ट टाइम हुई थी 2011 की जनगणना, ठीक है, इसमें 15 सब्जेक्ट चुने गए थे जनगणना के लिए। 15 सब्जेक्ट से मेरा मतलब 15 ऐसे विषय जिसके आधार पर जनगणना की गई थी। जनगणना में ऐसा नहीं है अकेले लोगों को गिन लेते हैं इतने, वो तो आधार कार्ड से भी गिन सकते हैं। इसमें ये भी देखा जाता है टीवी है कि नहीं सामने वाले में, फ्रिज है कि नहीं, घोड़े कितने, कुत्ता कितने, बिल्ली कितने, सारी मतलब तमाम चीजें इसमें देखी जाती। तो ऐसे इसमें 15 सब्जेक्ट देखे गए थे कि किसके पास में क्या है। इस जनगणना से बहुत सारा डाटा हमें इंडिया का कंप्लीटली पता चल जाता। तो इसमें कितने थे? 15 सब्जेक्ट, 15 इसमें सब्जेक्ट थे। इसकी एक शुभंकर रखा गया था। ठीक है, शुभंकर भी आपको याद रखना है 2011 की जनगणना का। वो क्या थी? प्रगणक, प्रगणक शिक्षिका। प्रगणक शिक्षिका जो था यहाँ, इसका क्या था भाई? शुभंकर था 2011 की जनगणना का। ठीक है, और आपको एक बात और याद रखना है कि ये तो मैंने बता दिया कि सबसे ज्यादा जो साक्षर है वो कौन सा है? केरल। सबसे कम कौन सा है? बिहार है। ठीक है, सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व 1106 किसका है भाई? बिहार का है। सबसे कम किसका है? अरुणाचल प्रदेश का है, 17 है। एक क्वेश्चन ये बनता है कि सबसे ज्यादा सॉरी मतलब जनसंख्या घनत्व पूरे देश का कितना है? जनसंख्या घनत्व, अगर मैं पूरे देश के जनसंख्या के घनत्व की बात करूं तो पूरे देश का जो जनसंख्या घनत्व है वो है कितना? 382, 382 पर स्क्वायर किलोमीटर। एक स्क्वायर किलोमीटर के अंदर करीब 382 लोग रहते हैं। ठीक है, और एक चीज और पूछी जाती है, वो होता है लिंगानुपात। लिंगानुपात, लिंगानुपात का मतलब ये होता है कि 1000 अगर मेल आप देख रहा हो तो 1000 मेल के कंपैरिजन में कितनी फीमेल्स है। तो हमारा जो भी फिलहाल में लिंगानुपात है वो कितना है? 943, 943 लिंगानुपात है 2011 की जनगणना के हिसाब से। अच्छा, इसमें एक की पॉइंट बताऊं, ये मेरा अंदाजा है। अभी लोग आप बोलते हैं कि जो 2011 की जनगणना थी उसमें कितना पॉपुलेशन थी? 121 करोड़। ठीक है, ये 2011 की जनगणना में बताया गया था। अगर तुम अभी कोविड-19 की वेबसाइट पे जाके देखोगे तो उसमें 50% करीब एडमिनिस्ट्रेशन डोज हो चुके हैं, और उसमें जो पॉपुलेशन निकल कर आ रही 50% में ही, वो आ रही करीब 90 करोड़। अब अगर तुम 50% का दोगुना कर दो तो कितना हो जाएगा? 180 करोड़। तो इस हिसाब से हमने तो चाइना को पीछे छोड़ दिया, और अभी हमारी पॉपुलेशन कितनी हो गई है? 180 करोड़। देखो ये गवर्नमेंट वेबसाइट ही बता रहा हूँ मैं, covid19india.org पे आप जाके देखोगे तो उसमें 50% डोज जो है एडमिनिस्ट्रेटेड हो चुकी है वैक्सीन की, और उसकी कितनी हो चुकी है? मतलब लोगों के हिसाब से 90 करोड़। तो इसका दोगुना ही हुआ ना फिर तो। अब देखते हैं रियल में 2022 की जब जनगणना होगी तो उसमें कितनी होगी। हाँ, 2022 की जनगणना से मुझे याद आया कि अभी फिलहाल में जनगणना आयुक्त कौन है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो जनगणना कराएंगे वो बड़े जोश में करवाएंगे, और अभी जो जनगणना आयुक्त है वो कौन है? विवेक जोशी। ठीक है, कौन है भाई? विवेक जोशी। विवेक जोशी जो है वो अभी फिलहाल में कौन है? जनगणना आयुक्त। ठीक है, ये हमारे बिहार की जनगणना आयुक्त की बात हो गई। अब देखो इसमें कुछ और चीजें हैं जो हमको देखना है, इम्पोर्टेंट। इसको मैं रफ कर रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक, इतने में तो ले लेते होंगे शायद 2-3 सेकंड। ठीक है, देखो अब बिहार में एक जगह है राजगीर। हालांकि बिहार बहुत पुराना राज्य आप इसको बोल सकते हो। पुराना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मगध साम्राज्य जो सबसे पुराने साम्राज्यों में से एक है, उसकी राजधानी रही है भाई पटना। पटना दरअसल दूसरा नाम इसका पाटलिपुत्र, मगध साम्राज्य की राजधानी रही है, तो काफी पुराना है। तो इसमें एक जगह है कौन सी? राजगीर। राजगीर क्यों इम्पोर्टेंट है मैं बता रहा हूँ, क्योंकि पटना के रिलेट करके ही राजगीर में बहुत सारी बौद्ध संगीतियां हुई है। तो आपको याद रखना है राजगीर में हुई थी आपकी प्रथम बौद्ध संगीति। बार बार एग्जाम में रेंडमली ये पूछी जाती रहती है बौद्ध संगीति नाम से, कि बौद्ध संगीति मतलब पूरा एक सम्मेलन होता था, ठीक है, बौद्ध धर्म का। तो बौद्ध संगीति करके आपको याद रखना है, बौद्ध संगीति। और फर्स्ट वाली मैं लिखवा रहा हूँ, ये कहाँ पर हुई थी? राजगीर में। और इसकी जो सन थी वो थी कितनी? 483 ईसा पूर्व। ठीक है, 483 ईसा पूर्व, 483 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व का मतलब 2000 साल अभी के, 2100 साल। ठीक है, और इससे पहले के भी 483 साल पहले की बात है ये, है ना। तो 483 ऐसा मत समझना कि अभी से 1700-1800 का, नहीं, बहुत पुरानी बात हो चुकी है ये। ठीक है, तो 483 ईसा पूर्व मतलब करीब 2500 साल पुरानी बात है ये। ठीक है, अब हमें कहाँ से पता चला? तो वो
लिखा रहता है शिलालेखों में, उसके द्वारा पता चलता है, ऐसे तो किसी को पास कोई प्रमाण नहीं होता इसका। अब आपसे पूछा जाएगा इसमें अध्यक्ष कौन थे, तो इसमें जो अध्यक्ष थे वो कौन थे, महाकश्यप। ठीक है, अध्यक्ष कौन थे, महाकश्यप थे। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ये किसके शासन काल में हुआ था, किसके शासन काल में ये प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, तो ये हुई थी अजात शत्रु के टाइम पे। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम पे हुई थी, पहली बौद्ध संगीति थी ये आपकी। द्वितीय बौद्ध संगीति भी आपको याद रखना है, सेकंड बौद्ध संगीति, जो कि कहाँ पर हुई थी भाई, वैशाली में, वैशाली। ठीक है, वैशाली में हुई थी। ये कब हुई थी, तो 383, देखो 100 साल बाद हो रही है 380, देखो माइनस में आएंगे 383, फिर 200, फिर जीरो, फिर उसके बाद फिर जीरो से 1 2 3 4, और आज 2100 साल हो चुके हैं। ठीक है, 383 ईसा पूर्व में वैशाली में। ये किसके अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी। इसके अध्यक्ष कौन थे, सवाकामी। ठीक है, किसके टाइम पे, कालाशोक। ये राजा रहे हैं, कालाशोक हो, अजात शत्रु ये पितृहंता वंश कहलाया था, हर्यक वंश था, पिताजी को ही मारा करते थे। ठीक है, तीसरा वैशाली के बाद में आपको तृतीय याद रखना है, वैशाली के बाद ये हुई थी कहाँ पर, पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र मतलब क्या, पटना, बिहार की कैपिटल जो अभी फिलहाल में है। ये हुई थी कब, 255 ईसा पूर्व में, 255 ईसा पूर्व में। और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे मोगलिपुत्र। ठीक है, मोगलिपुत्र यहाँ के क्या थे, अध्यक्ष थे। और किसके टाइम पे हुई थी, तो राजा अशोक के टाइम पे हुई थी, अशोक द ग्रेट सम्राट। ठीक है, अपने 100 भाइयों को मारने के बाद में गद्दी पे बैठा था, बहुत खतरनाक इंसान बोल सकते हैं वहां पे। ठीक है, चौथे पे भी, चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी कब, फर्स्ट ईसा पूर्व में, फर्स्ट ईस्वी में, सॉरी, फर्स्ट ईस्वी में हुई थी ये, 24वीं शताब्दी में। ये कहाँ पर हुई थी, ये हुई थी फर्स्ट ईस्वी में। ओके, सॉरी, ये हुई थी कहाँ पर, कुंडलवन में। कुंडलवन कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। कई बार ये एग्जाम में पूछा भी गया है, कुंडलवन याद रखना भाई कहाँ का है, जम्मू कश्मीर का है। ये कब हुई थी, तो फर्स्ट ईस्वी में हुई थी। और इसके इस टाइम पे अध्यक्ष कौन थे, तो आपको याद रखना है वसुमित्र। और किसके टाइम पे हुई थी ये, तो कनिष्क के टाइम पे। किसके टाइम पे भाई, कनिष्क के टाइम पे। ये 4 बौद्ध संगीतियां हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बार बार पूछी जाती हैं। और बिहार से आपको एक बात याद रखना है कि एक विश्वविद्यालय है, नालंदा विश्वविद्यालय। देखो, अगर तुमसे पूछ ले कि विश्व का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो है तक्षशिला। और तुमसे पूछ ले कि भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है, तो वो हो गया नालंदा। हालांकि अगर पाकिस्तान अभी भारत में शामिल होता तो हमारा सबसे पुराना जो विश्वविद्यालय होता वो कौन सा होता, तक्षशिला। बट अब भारत में शामिल तो है नहीं तक्षशिला, वो तो पहुंच गया पाकिस्तान में। तो भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा हो जाएगा भाई, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने करवाई थी, तो ये करवाई थी गुप्त साम्राज्य के कुमार गुप्त फर्स्ट ने। कुमार गुप्त फर्स्ट ने किसकी स्थापना करवाई थी, नालंदा विश्वविद्यालय की। भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। ठीक है, इसके बाद में आपको एक चीज और याद रखना है, आपके बिहार में ही है सासाराम। सासाराम, जो शेरशाह सूरी थे ना, शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी का आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा क्या भाई, मकबरा। ठीक है, शेरशाह सूरी का मकबरा आपको यहीं पर देखने को मिलेगा, सासाराम में। और अगर मैं शेरशाह सूरी की बात कर रहा हूँ, तो हुमायूं को परेशान सबसे ज्यादा किसने करा है, शेरशाह सूरी ने। मुगल साम्राज्य को एक तरीके से उन्होंने खत्म ही कर दिया था। हुमायूं को भगना पड़ा था भारत से बाहर, फिर वहां कुछ नहीं, बाहर जाके शादी वादी करके फिर वापस लौटे। जब तक शेरशाह सूरी खत्म नहीं हुए तब तक वो राज नहीं संभाल पाए यहाँ का, दिल्ली का। ठीक है, शेरशाह सूरी का नाम दरअसल शेरशाह कभी था ही नहीं, इनका नाम तो रियल में था फरीद, फरीद खां। लेकिन हुआ क्या था कि उन्होंने एक ही तलवार की एक ही बार से एक शेर की हत्या कर दी थी। जब से वहां के जो राजा थे उन्होंने खुश होकर इनका नाम रखा था शेर खां। और फिर जब इन्होंने हुमायूं को हरा दिया तो इनका नाम हो गया क्या भाई, शेर शाह। ये बात भी आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट कुछ और चीजें हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं बताता हूँ फिर। ठीक है, देखो, भारत का सबसे लंबा पुल हुआ करता था, अभी तो नहीं है, पहले हुआ करता था। कौन सा हुआ करता था भाई, महात्मा गांधी सेतु, जो कि आपके कहाँ पर था, पटना में ही था। ठीक है, बिहार में। किसके ऊपर, गंगा नदी के ऊपर। भारत का सबसे लार्जेस्ट पुल की अगर मैं बात करूं, सबसे लंबे पुल की बात करूं, सड़क पुल की बात कर रहा हूं, तो वो कौन सा होता था, महात्मा गांधी
महात्मा गांधी सेतु, जो कि आपका पटना में देखने को मिलता। ठीक है, कौन सी नदी पे, तो गंगा नदी पे। इसकी लेंथ अप्रोक्स करीब कितनी थी, 5.6 किलोमीटर, 5.6 किलोमीटर। बट अब जो है, अब ये जो है इससे लंबा पुल हमने बना लिया है, और वो कौन सा है भाई, भूपेन हजारिका। यही भूपेन हजारिका, जिनको अभी लास्ट टाइम आपको याद हो तो भारत रत्न अवार्ड दिया गया था। भारत रत्न अवार्ड अपने देश का सर्वोच्च सम्मान है, जो कि 1954 से स्टार्ट हुए थे। तो कौन सा है भाई अभी फिलहाल में, भूपेन हजारिका सेतु। ठीक है, भूपेन हजारिका जो सेतु है, ये आपको किससे किसको जोड़ता है, तो ये ढोला से सादिया को जोड़ता है। ढोला सादिया नाम के दो गांव हैं। एक गांव है आपका इसमें किसमें, अरुणाचल प्रदेश में। एक गांव में है अरुणाचल प्रदेश में, और दूसरा किसमें है, असम में। अरुणाचल प्रदेश की बात करूं तो ये देश का सबसे पूर्वी प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल भी याद रखना, अरुणाचल अपने नगर चले, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर। और असम की कैपिटल अगर याद रखना, तो असम की कैपिटल क्या है भाई, दिसपुर है। असम के फिलहाल में अभी सीएम की बात करूं तो वो पेमा खांडू है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। ढोला सादिया, इसकी जो लेंथ है, इसकी लेंथ एप्रोक्स कितनी है भाई, 9.15 किलोमीटर। और ये कौन सी रिवर पर है, ये है लोहित रिवर पर। ठीक है, ये जो लोहित रिवर है, ये ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो रिवर है उसकी सहायक नदी कौन सी है, लोहित। ठीक है, तो ये हो गया आपका कौन सा, सड़क पुल। इसकी बात कर रहा हूं मैं, सड़क पुल की। अगर आप सड़क पुल की बात कर रहे हो तो कुछ एक दो चीजें और देख लो। वो कौन सी, तो देखो मैं बताता हूँ। कहाँ चली गई, कहाँ मर गई यार। हाँ, सबसे लंबा, अगर आपसे पूछ ले सबसे लंबा रेल पुल, सबसे लंबा रेल पुल। ठीक है, तो सबसे लंबा जो रेल पुल है वो कौन सा है भाई, वो है आपका असम में मिलेगा आपको। असम में कहाँ पर, डिब्रूगढ़ में। असम के डिब्रूगढ़ में। इसका नाम क्या है, बोगी बील, बोगी बील पुल। ठीक है, इसकी लंबाई करीब 4.94 किलोमीटर है, 4.94 किलोमीटर इसकी अप्रोक्स है। और ये कौन सी नदी पर है, तो ब्रह्मपुत्र, ब्रह्मपुत्र रिवर पर आपको देखने को मिलेगा सबसे लंबा रेल पुल। अगर मैं टनल की बात करता हूँ, सबसे लंबी ये रेल टनल की बात कर रहा हूँ मैं, ये कौन सी है भाई, पीर पंजाल, पीर पंजाल टनल है। ठीक है, बनिहाल रेल, बनिहाल रेल नाम से आप इसे बोल सकते हो। इसकी लेंथ अप्रोक्स कितनी है, 11.215 किलोमीटर, काफी लंबी टनल है ये। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं आपसे सड़क टनल की बात कर रहा हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ठीक है, सड़क टनल अटल, इसका नाम है अटल, अटल टनल। ठीक है, जो अटल टनल है इसकी लेंथ करीब 9.02 किलोमीटर के आसपास है। तो ये सब आप, ये कहाँ देखने को मिलेगी आपको, मनाली टू लेह, मनाली टू लेह में आपको ये देखने को मिल जाएगी। ये आपकी कुछ टनल्स थी और पुल थे जो मैंने आपको बता दिए। अब आगे देखो और कि और क्या है हमारे बिहार में। बिहार में बहुत सारी चीजें हैं देखने को। तो बिहार में एक है भाई गोलघर, बिहार में एक गोलघर है पटना के अंदर। गोलघर कुछ नहीं, एक इमारत टाइप की है। अब ये इमारत क्यों बनाई गई थी, इसके पीछे की भी कहानी है। इसके पीछे की कहानी ये है कि 1786 में, 1786 में ये बनकर कंप्लीट तैयार हुई थी। क्यों, इसके पीछे बनाने का कारण ये था कि 1770 में, 1770 में एक बहुत बेकार तरीके से बोल सकते हो आप, उसमें सूखा आया था। पूरे बिहार में उस टाइम पे भारी मात्रा में सूखा पड़ा था और बहुत सारी फसलें खत्म हो गई थी। तब वहां के अंग्रेजी शासन ने सोचा कि हमारे अगर सूखा इतना ज्यादा फिर से दोबारा कभी आ गया तो हमारे लोगों के लिए खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। तो उन्होंने फिर क्या करा कि एक पूरी बिल्डिंग बनवाई, ऐसा करके है वो, कुछ ऐसे गोल गोल करके बनाई गई है। ठीक है, गोलघर। और इसमें क्या है, अनाज भंडारण के लिए जगह रखी गई है बहुत सारी। तो ये अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था गोलघर। इन्होंने 1770 में सूखा आया था, तब इन्होंने बनाने की स्कीम सोची, और 1786 में, 1786 में ये गोलघर को बना पाए। और किसने बनवाया था ये, तो आपको याद रखना है, जनरल वॉरेन, जनरल वॉरेन हेस्टिंग। ठीक है, जनरल वॉरेन हेस्टिंग ने ये गोलघर बनवाया था। ठीक है, एक और चीज आपको याद रखना है, बिहार से बोध गया। ठीक है, बिहार में ही आपको देखने को मिलेगा क्या, बोध गया। ये यहाँ पर गौतम बुद्ध को, भगवान जो बुद्ध थे, गौतम बुद्ध, ठीक है, इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ज्ञान की प्राप्ति अगर आपसे पूछ ले भगवान बुद्ध को कहाँ हुई थी, तो वो कहाँ पर हुई थी, बौद्ध गया में हुई थी। ठीक?
और बिहार से कुछ फेस्टिवल, बिहार के कुछ फेस्टिवल हम देख लेते हैं, कौन कौन से फेस्टिवल हैं जो बिहार में मनाए जाते हैं। एक आपका फेस्टिवल है जिसका नाम है सामा चकेवा, सामा चकेवा, ठीक है। ये सर्दियों में जब पक्षी आते हैं ना वहां पर घूमने के लिए, सर्दियों में जब पक्षी आते हैं घूमने के लिए तो उनकी खुशी में मनाया जाता है कौन सा, सामा चकेवा। उसके बाद में यहाँ पर दूसरा आपको याद रखना है मधु श्रावणी, मधु श्रावणी फेस्टिवल भी आपका देखने को मिलेगा यहाँ पर। डांस आपको याद रखना है कौन कौन से डांस यहाँ पर हैं, तो इम्पोर्टेंट है यहाँ के डांस कर्मा, छऊ, बोलबी, कर्मा, छऊ, बोलबी, और है एक आपका कौन सा, गंगिया। ये डांस से कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे, क्योंकि बिहार से ही अलग होकर बना है क्या, झारखंड, तो झारखंड में भी तुम्हें कुछ ये सेम सेम डांस वगैरह देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। बिहार से अलग होकर बना था क्या, झारखंड। तो कर्मा, छऊ, बोलवे और गंगिया यहाँ के क्या हो गए, इंपोर्टेंट डांस हो जाते हैं। सामा चकेवा यहाँ का फेस्टिवल है, मधुश्रावणी भी यहाँ का क्या है, फेस्टिवल है। एक तो चलो ठीक है छोड़ो, एक आपको यहाँ पर याद रखना है फिर क्या, नेशनल पार्क, वाल्मीकि, वाल्मीकि नेशनल पार्क, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि वाल्मीकि नेशनल पार्क कहाँ पर है, तो वो आपके कहाँ पर है भाई, बिहार में है। ये कुछ इंपोर्टेंट डाटा था जो बिहार से इंपोर्टेंट था, बिहार से इंपोर्टेंट था। और दूसरी बात इस बात पे याद रखना कि बार बार एग्जाम में जो रिटर्न क्वेश्चन आते हैं उसी को रिलेट करके मैंने आपको बताया। ये सारे क्वेश्चंस आप जब पेपर लगाने बैठोगे तो आपको मैं सारे राज्य जब मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ तो उनमें आपको एक ना एक क्वेश्चन तो इसमें से टच हो ही जाएगा। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।